स्टूडेंट, क्लास 8 में हमारा चैप्टर नंबर 7 चल रहा था, हास्यकरण की समझ, जिसको हमने कल लगभग पूरा पढ़ लिया था और ये जानने का प्रयास किया था कि हास्यकरण क्या होता है और किस तरीके से एक समुदाय को हास्यकरण पे डाल दिया जाता है या अपने आप को हास्यकरण पर महसूस करते हैं। तो इस पाठ के माध्यम से आज हम उसका निष्कर्ष पढ़ते हैं कि हास्यकरण समुदाय होने का क्या मतलब होता है और विभिन्न हास्यकरण समुदाय के अनुभवों के जरिए हमने ये जानने का प्रयास किया कि हास्यकरण पर रह जाने के अलग अलग कारण होते हैं। प्रत्येक समुदाय अपने आप को अलग अलग तरीके से अलग थलग महसूस करता है और हमने ये भी देखा कि हास्यकरण का संबंध केवल अभाव पूर्वाग्रह और शक्तिहीनता के एहसास से जुड़ा हुआ है। हमारे देश में कई और भी हास्यकरण समुदाय हैं, जिनमें एक आता है दलित, जो इसी तरह का समुदाय है। उसके बारे में भी हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में विस्तार से पढ़ेंगे। हास्यकरण कमज़ोर सामाजिक हैसियत से ही पैदा नहीं होती, बल्कि अशिक्षा के कारण, अन्य संसाधनों की उन तक पहुंच न होने कारण, यानी वो सुविधाएं जो एक आम व्यक्ति को मिलती है वो उससे वंचित रह जाते हैं, इसके कारण भी होता है। इसके बावजूद हास्य समुदाय का जीवन अब बदल रहा है। कैसे बदल रहा है और बदलता जाएगा? कोई भी हमेशा एक तरह से हास्यकरण पर नहीं रह सकता है। आज हम हास्यकरण के उदाहरण पर ध्यान दें तो दोनों समुदाय जो हमने पढ़े हैं, आदिवासी समुदाय या मुसलमान, उनके पास भी संघर्ष और प्रतिरोध का एक लंबा इतिहास यहाँ रहा है। आप जानते हैं, हमारे भारत के संविधान में इन लोगों को बराबरी का दर्जा देने के साथ साथ उन्होंने समय समय पर अपनी मांगों को रखा है। हास्यकरण समुदाय अपनी सांस्कृतिक विशेषता बनाए रखना चाहते हैं और साथ ही अधिकारों और विकास व अन्य अवसरों के बराबर हिस्सा भी चाहते हैं। अब हम यहाँ पर एक रिपोर्ट भी दिखाई गई है बच्चों, सच्चर समिति की रिपोर्ट, जिसके अंदर मुसलमानों के बारे में प्रचलित दूसरी गलतफहमियों को भी उजागर किया गया है। आमतौर पर ये माना जा रहा है कि मुसलमान अपने बच्चों को सिर्फ मदरसा, जो कि मुस्लिम पाठशाला होती है, उसके अंदर भेजना पसंद करते हैं, लेकिन आंकड़े जो बोलते हैं वह बात कुछ अलग ही है। उसके अंदर बताया गया है कि केवल 4%, यानी 100 में से केवल 4 मुसलमान ही अपने बच्चों को अपने मुस्लिम पाठशालाओं में, मदरसाओं में भेजते हैं, लेकिन उनके 66% बच्चे सरकारी स्कूलों में और 30% बच्चे लगभग निजी स्कूलों में पढ़ रहे हैं। ऐसा हमारी जांच रिपोर्ट जो है, ये सच्चर समिति रिपोर्ट कहती है। तो ये कहना कि ये मुसलमान हास्यकरण पर हैं, हास्यकरण से बदलाव की ओर अभी जा चुके हैं। अब उन्हें भी वो मूलभूत सुविधाएं, पढ़ाई, शिक्षा, साधन प्राप्त होने लगे हैं। जैसा कि हमारे 90 के दशक से पहले की बात करें, उसमें अब काफ़ी बदलाव देखने के लिए यहाँ पर हो रहा है। अब हम चलते हैं हमारे प्रश्न उत्तरों की ओर। पेज नंबर हम चलते हैं अपने स्टार्टिंग के ऊपर, पेज नंबर 83 के ऊपर, जहाँ पर एक प्रश्न दिया गया है, आपको देखेंगे तो पूछा है कि कम से कम 3 कारण बताइए जिसके कारण विभिन्न समूह हास्य पर चले गए। तो पहला कारण है कि जिनकी भाषा, रीति रिवाज और धर्म अलग होते हैं, वे व्यक्ति अपने आप को क्या करते हैं, अलग थलग या हास्य पर महसूस करने लग जाते हैं, पहला कारण। दूसरा, ये समुदाय अपने अधिकारों के लिए आवाज़ नहीं उठा पाते हैं, आर्थिक दृष्टि से पिछड़ जाते हैं। तो मतलब कि इनके पास एक तो क्या होता है, पैसों के रूप से या आर्थिक दृष्टि से पिछड़े हुए होते हैं, और दूसरा है, पिछड़े हुए क्यों हैं? क्योंकि हर व्यक्ति अपने समानता का अधिकार की बात तो करता है, लेकिन अधिकारों को प्राप्त करने के लिए आवाज़ उठाना, कोर्ट में जाना, अदालत में अपने लिए दलील देना, ये सब नहीं कर पाते हैं, इसलिए ये क्या करते हैं, हास्य पे चले जाते हैं। तीसरा, सांस्कृतिक और आर्थिक रूप से बहुसंख्यक समुदाय से ये कमज़ोर होते हैं और संख्या में क्या होते हैं, कम होते हैं, इसलिए ये अपने आप को हास्यकरण पर महसूस करते हैं या हास्यकरण पर चले जाते हैं। तो पहला आज मैंने क्वेश्चन आपको बताया है, इस प्रश्न का उत्तर आप लिखेंगे। दूसरा प्रश्न है यहाँ पे, दादू को उड़ीसा का अपना गांव क्यों छोड़ना पड़ा? पेज नंबर 81-82 पे ही मैं चल रही हूँ। दादू को गांव क्यों छोड़ना पड़ा? पहला, कि गांव की ज़मीन जो थी दादू की, उस उड़ीसा की जो ज़मीन थी, उसके नीचे लोहे के अथाह भंडार थे, और जब जहाँ भंडार होते हैं वहाँ पर खुदाई और खनन का कार्य करने के लिए लोग आते हैं, ताकि वे उसको खनन करके निकाल लें, क्योंकि लोहा तो हमारी मशीनरी का, हमारी उद्योग
संपदा का आधार होता है, तो गांव के नीचे क्या थे, लोहे के भंडार थे। और दूसरा है कि गांव वालों को जो वन विभाग के लोग आकर समझा रहे थे कि वो उनकी ज़मीन उनको बेच दे, उनके कहने पर कई लोगों ने उनको उनकी ज़मीन भी बेच दी। अब ज़मीन बेच दी, ज़मीन ही नहीं है तो आपको जाना ही पड़ेगा छोड़ के। और तीसरा कारण था, जिन लोगों ने ज़मीन नहीं बेची वहाँ पर, उन लोगों के साथ क्या हुआ, उन लोगों के साथ क्या हुआ, उन्हें मारा गया, पीटा गया, है ना। तो जब आप मार पिटाई खौफ से आ जाता है आपके अंदर, तो फिर आप क्या करते हैं कि आपका जीना मुश्किल हो जाता है। धमकाएगा कोई आदमी, आपको मजबूर करेगा, आपको हटाने की धमकियां देगा। तो ऐसे लोगों ने क्या हुआ, जिन्होंने नहीं बेची उनके साथ इस तरह के हादसे हुए, और यही कारण है कि सब लोग वहाँ छोड़कर शहर की ओर चले गए। तीसरा जो प्रश्न है हमारा, जो चलते हैं हम अपने पेज नंबर 85 पर चलते हैं, जिसमें लिखा हुआ है, आज के भारत में कौन कौन सी धातुएं महत्वपूर्ण है और क्यों, वे धातुएं कहाँ से हासिल होती है, क्या आदिवासियों की आबादी, वहाँ आदिवासियों की आबादी है। तो भारत में जो महत्वपूर्ण धातुएं हैं उसमें आता है लोहा, तांबा, एल्युमिनियम, ठीक है। लोहा, तांबा, एल्युमिनियम, सोना, चांदी, ये हमारी महत्वपूर्ण धातुएं हैं, क्योंकि इन धातुओं पर हमारे जितने भी आधुनिक उद्योग, यानी हमारी जो औद्योगिक अर्थव्यवस्था है, वो उसका आधार है, उस पर निर्भर करती है। क्योंकि आपने देखा लोहे से मशीन वगैरह बनती है, एल्युमिनियम के तार बनते हैं, सोना चांदी, ये सब चीज़ें हमारे औद्योगिक उद्योगों के क्या है, आधार है, इन पर ये निर्भर रहते हैं, इसलिए ये महत्वपूर्ण है। दूसरी चीज़ है कि ये धातुएं कहाँ मिलती हैं, ये धातुएं कहाँ मिलती हैं भाई, ये धातुएं मिलती हैं झारखंड, उड़ीसा, हमारे पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़ आदि जो स्टेट हैं, ये इसकी प्राप्ति के मुख्य स्रोत हैं। और तीसरा प्रश्न है, यहाँ घर आदिवासियों की, यहाँ पर क्या आदिवासियों की आबादी है, यहाँ पर आदिवासियों की आबादी अधिक है, लगभग 64%, 70% लोग क्या है, आदिवासी होते हैं। तो आज मैंने आपको इन 3 प्रश्नों के उत्तर बताया। चौथा प्रश्न का उत्तर हम चलते हैं कि ऐसे कोई 5 उत्पाद बताइए जो जंगल से मिलते हैं। अभी इसी के जस्ट नीचे ये प्रश्न लिखा हुआ है। तो 5 उत्पाद हैं जो घरों में काम आते हैं, तो होते हैं आपके लकड़ी, जो इमारती लकड़ी होती है, लाख है, गोंद है, जड़ी है, बूटियां हैं जो हमारी औषधियों के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। गोंद हमारे लिए घरों में काम लिया जाता है, इमारती लकड़ियाँ होती हैं जिससे हम फर्नीचर बनाते हैं, दरवाजे बनाते हैं। तो ये घरों में काम होने वाले 5 उत्पाद हैं। उसके बाद है प्रश्न, वन भूमि पर निम्नलिखित मांगे किन लोगों द्वारा की जा रही है। तो ये है कि, और साथ ही में इसमें लिखा हुआ है जैसे कि मकानों और रेलवे के निर्माण के लिए इमारती लकड़ियाँ, ठीक है। जनजाति समूह द्वारा कृषि के लिए वन भूमि का उपयोग वन्य जीव अभ्यारण्य के रूप में सरकार द्वारा, तो ये सरकार को चाहिए, जनजाति लोगों को चाहिए, है ना, खनन के लिए वन भूमि। इन मांगों से जनजाति समुदाय पर किस प्रकार का प्रभाव देखने को मिल रहा है। तो ये प्रभाव जो है वो ये है बेटा कि ये सभी मांगे तो हमारी आदिवासियों द्वारा पूरी की जाती है। दूसरा, आदिवासी समुदाय अपने जंगलों को छोड़कर क्या कर रहे हैं, शहर की ओर पलायन कर रहे हैं, शहरों की तरफ रुख कर रहे हैं। क्यों? कि उनको अपनी आजीविका चलाने के लिए छोटी छोटी नौकरियां चाहिए। तो वे क्या कर रहे हैं, अपने गांवों को छोड़कर शहर की तरफ भाग रहे हैं। उद्योग धंधे हैं, खनन की जगह हैं, वहाँ पर अपने लिए छोटी मोटी चीज़ें देख रहे हैं। तो ये आदिवासियों के ऊपर जो असर पड़ रहा है इन मांगों से कि समुदाय अपने स्थानों से रुख कर रहे हैं शहरों की ओर और जाकर अपने लिए छोटी मोटी नौकरियों की तलाश कर रहे हैं, और एक जो कहते हैं ना जंजाल में फंसते जा रहे हैं। कौन से? गरीबी और लाचारी के जाल में फंसते जा रहे हैं। तो आज हमने ये 3-4 प्रश्न किए हैं। बचे हुए